हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से F-35 को लेकर ये चीज़ साफ हो रही है कि अब इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट के साथ आगे नहीं बढ़ने वाली है, तब से Su-57 को लेकर डिबेट्स बढ़ गई हैं। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि इंडिया ने यूएस को बताया है कि इंडिया F-35 में इंटरेस्टेड नहीं है। इवन इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सीक आउट किया गया था, जहां पर उन्होंने डायरेक्टली इस पर आंसर नहीं दिया है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकारा भी नहीं है, जो कि इस डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये एक्यूरेट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो रीज़न मेंशन किया गया है ये भी काफ़ी हद तक सेंस बनाता है। इसमें कहा गया है कि इंडिया चाहता है कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट जो इंडिया द्वारा लिए जा रहे हैं, इनको जॉइंटली डिज़ाइन या फिर इंडिया में जॉइंटली प्रोड्यूस किया जाए, जो कि F-35 के केस में पॉसिबल नहीं है। तो चीज़ें Su-57 की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके अगेन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका काटसा लगा सकता है। पर फिर यहाँ पे सवाल उठेगा कि क्या हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हो गए हैं कि अब हम फैसले अमेरिका का मुंह देखकर करेंगे। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड यूजुअली ये रहा है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस चाहती है, जहाँ से चाहती है, हम वो परचेज करेंगे, इस पर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इवन एडिशनल S-400 को परचेज करने की भी बात चल रही है, इवन S-500 तक की बात चल रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि इंडिया रशिया से अपने डिफेंस टाइज को इस तरीके से काटने नहीं वाला है। तो अगर Su-57 ले लिया जाता है तो ये आइसिंग ऑन द केक होगा और ये शोकेस करेगा कि इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, कोई और इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अभी भी ये चीज़ हम कर रहे हैं, अमेरिका के कहने के बावजूद ऑयल परचेजेस हमारे द्वारा रशिया से करी जा रही हैं। तो अब Su-57 के जो चांसेस हैं थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि रशिया काफ़ी हद तक इन प्लेटफॉर्म को लेकर इंडिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है और रशिया अपफ्रंट आकर इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात भी कर रहा है, जहां पर उनके द्वारा ऑफर किया गया है कि जो Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन है, उन्हीं से इन प्लेटफॉर्म को बनाया जा सकता है और इनकी डिलीवरीज भी जल्द से जल्द करी जा सकती हैं। साथ में वो इंडियन वेपन्स को भी इनसे इंटीग्रेट करने को तैयार है और कुछ हद तक Su-30 MKI जैसा कंट्रोल इन प्लेटफॉर्म को लेकर भी देने को तैयार है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Su-30 MKI पर भी हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जितना है उतना हमारे लिए सफिशिएंट काम कर रहा है और इसलिए अब हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि Su-30 MKI का पूरा अपग्रेड हम खुद ही करने वाले हैं और इतना कंट्रोल आपको अमेरिका F-35 को लेकर नहीं देगा। साथ में ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी अमेरिका डाल सकता है। कल हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर हमने बताया था कि किस टाइप के वेपन्स इंडिया अमेरिकन ओरिजिन के यूज़ कर रहा है और हमने उनके ऑल्टरनेटिव्स भी बताए थे। कुछ के मामले में नहीं थे, पर मैक्सिमम वेपन्स के आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे। और अच्छी बात यहाँ पर यह भी रही है कि फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका ने पास्ट में भी कई प्लेटफॉर्म्स अपने ऑफर किए हैं, पर इंडिया ने हमेशा उनको अवॉइड किया है और F-35 का भी यही फेट दिखाई दे रहा है। पर Su-57 की जब बात आती है तो हमारी कंट्री में ही कई मिसकंसेप्शंस हैं। अभी सुबह ही ट्विटर पर इस चीज़ को लेकर हमारी बहस हो रही थी। तो इतना मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रशियन वेपन्स को लेकर है कि लोग बिना सर पैर के कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रशियन वेपन्स इन्फीरियर होते हैं। एक यूज़र सुबह ये तक कह रहे थे कि जो चाइनीज़ J-35 है उससे Su-57 इन्फीरियर होने वाले हैं। जब हमने पूछा कि आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं, कौन सा टेक्निकल डेटा आपके पास है, कौन सी J-35 की स्पेकशीट आपके पास है, तो बिना सर पैर के आंसर वहां पर दिए जा रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों का माइंडसेट ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चला है रशियन वेपन्स के अगेंस्ट में, वो इसी डायरेक्शन में शोकेस करता है, जबकि एक्चुअल कॉम्बैट में प्रैक्टिकल यूसेज में आपको रशियन वेपन्स ज़्यादा कारगर दिखाई देंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही S-400 ने रिजल्ट्स दिए हैं और रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशियन वेपन्स कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग इस तरीके से है कि जब यूक्रेन के मिराज 2000 F-16 शूट डाउन हो रहे हैं तो उनको इंसिडेंट के अंदर डाला जा रहा है, रशिया को क्रेडिट दिया ही नहीं जा रहा है। वहीं पर अगर एक रशियन एयरक्राफ्ट गिर जाता है तो उसकी 10 जगह पब्लिसिटी होती है और क्रेडिट उठाकर पुराने F-16 को दे दिया जाता है सुपीरियरिटी शोकेस करने के लिए। तो ये चीज़ हम मानते हैं कि कुछ मामलों में रशिया जो है ये अमेरिका से पीछे है, स्पेशली बात जब इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है। और उसके पीछे रीजन भी है। सोवियत यूनियन अपने समय में कई मामलों में यूएस के मुकाबले टेक्निकली काफी आगे रहता था, पर इनकी इकोनॉमी इनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को सपोर्ट नहीं कर पाई। फिर सोवियत यूनियन टूटा और ये कम से कम एक दशक अमेरिका से पीछे चले गए। इवन एक समय ऐसा था जब सोवियत एयरक्राफ्ट में अमेरिकन एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल रडार लगते थे, स्पेशली AESA के पहले वाला जो दौर था। रशियन एयरक्राफ्ट पावरफुल PESA रडार्स के साथ आते थे, जबकि उस समय कई अमेरिकन प्लेटफॉर्म मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार का इस्तेमाल करते थे। BVR मिसाइल्स के मामले में भी रशिया की प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर थी, पर अमेरिका ने AMRAAM के थ्रू चीज़ों को ओवरटेक किया, क्योंकि R-77 की प्रोग्रेस के दौरान
सोवियत यूनियन टूट गया था और बीवीआर कॉम्बैट में रशिया की प्रोग्रेस ज्यादा बेहतर हो नहीं पाई। सेम चीज 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ भी है। तो सोवियत यूनियन के समय ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट्स रशिया के कई चल रहे थे जो कि कंक्लूड ही नहीं हो पाए और उनको पहले ही छोड़ना पड़ गया। और फिर उसके बाद जो सोवियत वेपन्स को खराब इमेज मिली वो मिली अनफेयर कॉम्बैट की वजह से, खासकर मिडिल ईस्ट में, जहां पर ओल्डर जनरेशन के सोवियत प्लेटफॉर्म्स ने फेस किया मॉडर्न वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को और उनके अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन वहां भी लेगेसी सिस्टम से कुछ सक्सेस मिली है। तो सोवियत वेपन्स को लेकर एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है और इसमें पब्लिसिटी का बड़ा हाथ है। वेस्टर्न वेपन्स हाईली पब्लिसाइज्ड हैं और वाइडली इनकी पब्लिसिटी रीच आउट भी करती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रमोशन इनके होते हैं जो कि ज्यादातर लोग समझ पाते हैं। लेकिन रशियन इंजीनियरिंग जो है ये हमेशा से प्रैक्टिकल रही है और इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी अगर आप देखेंगे तो रशिया ने काफी अच्छे से अडेप्ट किया है डेवलपिंग सिनेरियो के हिसाब से और इसलिए इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। ये अभी स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है और इसकी मार Su-57 के प्रोजेक्ट ने भी झेली है। अगर इंडिया FGFA के प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता तो Su-57 का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा तेजी से होता और क्योंकि इस प्रोग्राम में समय ज़्यादा लगा, टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इस प्रोग्राम को एज अ फेलियर कई लोग देखते हैं। पर रियलिटी ऐसी नहीं है। ये एयरक्राफ्ट ग्रो कर रहा है, पहले से बेटर हो रहा है और एक प्रैक्टिकल नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर ये होती है कि जब हम रशियन Su-57 की बात करते हैं तो यूजुअली लोग इसको अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी डिजाइन फिलॉसफी डिफरेंट रही है, लेकिन उसी फिलॉसफी में आप Su-57 को फिट करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि ये उतना कैपेबल नहीं है, जबकि Su-57 को लेकर फिलॉसफी डिफरेंट है। जब बात स्टेल्थ की होती है तो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए आपको कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब आप कितने लेवल पर ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। रशियन अप्रोच इस केस में प्रैक्टिकल रही है। रडार क्रॉस सेक्शन को लोअर करने पर फोकस यहाँ पर रहा है, पर खाली उसी पर फोकस नहीं रहा है। इस प्लेटफॉर्म के एक्टिव सेंसर्स पर बहुत काम किया गया है जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट 360 डिग्री रडार से कवर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इसका इंटीग्रेटेड है, साथ में पैसिव सेंसर्स भी यहाँ पर हैं जो कि मेनली एयर सुपीरियरिटी ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं और इसका सेल्फ डिफेंस स्वीट भी बेटर बनाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रैक्टिकल यूसेज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको DIRCM तक दिखेगा जो कि मोस्टली फाइटर से मिसिंग है और मॉडर्न कॉम्बैट में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मैन पैड एक बड़ा खतरा है, उनके अगेंस्ट में ये डिफेंस प्रोवाइड कराता है। तो Su-57 एक प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं पर F-35 एक C4ISR प्लेटफॉर्म है जो कि वेपन फायर कर सकता है और वहाँ भी वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड है। तो जो कैपेबिलिटी आपको F-35 प्रोवाइड कराता है वो क्रूशल तो बहुत है, पर वो स्पेसिफिकली फाइटर प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए जरूरी नहीं है। आप उस चीज के लिए अनमैन्ड सिस्टम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रशियन अप्रोच के हिसाब से Su-57 एक मल्टी रोल फाइटर प्लेटफॉर्म है जिसका प्राइमरी रोल एयर सुपीरियरिटी है, पर अटैक रोल के लिए ये S-70 जैसे अनमैन्ड सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता है जो कि आगे जाकर अटैक रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेल्दी हैं और एयरक्राफ्ट के एक्सटेंडेड सेंसर स्वीट का काम कर सकते हैं। तो अप्रोच में यहाँ पर डिफरेंस है, इसलिए F-35 का कंपैरिजन Su-57 से करना एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करना है। Su-57 को आप F-22 रैप्टर से कंपेयर कर सकते हैं, पर F-22 के केस में भी एयर सुपीरियरिटी ही रोल है, ग्राउंड अटैक रोल नहीं है, जबकि Su-57 ये काम भी कर सकता है। तो Su-57 आपके प्रैक्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। वहीं पर F-22 एक स्पेसिफिक रोल के लिए बनाया गया है जिसका एवरीडे यूसेज इतना नहीं है, इसलिए F-22 ने अभी तक एक बलून ही शूट किया है। बात करें Su-57 के कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की तो अभी लिमिटेड रोल में ही इनका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी भी डेवलपमेंट में है। अभी भी इनके वेपन पैकेज को बनाया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी R-77M मिसाइल को ऑपरेशनल रोल में देखा गया था, वैसे ही और डिफरेंट मिसाइल्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है। नए इंजन्स को यहाँ पर डेवलप कर लिया गया है, उनको इंटीग्रेट करके इनको डिलीवर करना बाकी है। तो अभी जो Su-57 रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है ये इनिशियल बैच के हैं लिमिटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ, इसलिए कॉम्बैट यूसेज उनका कम दिखाई दे रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म इवॉल्व हुआ है और बेटर हुआ है, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है, एवरीडे यूसेज के लिए आप इनको यूज करेंगे। साथ में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ऐड होता है वो ये है कि आप इसे अपने हिसाब से फ्यूचर में मॉडिफाई कर पाएंगे, जैसे कि Su-30 MK के साथ हमने किया है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर रहेगा और आपके दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ ये सिंक में काम कर पाएंगे, जो कि नेटवर्किंग ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कोई भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म हम ले रहे हैं
तो वो एज अ स्टॉप गैप ले रहे हैं, वो हमारा अल्टीमेट वेपन नहीं है। तो Su-57 एक गुड अनफ एयरक्राफ्ट है और जिस तरीके के थ्रेट हम फेस कर रहे हैं जो कि चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर के रूप में है, उनके अगेंस्ट में हमें सफिशिएंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और लॉन्ग टर्म में हम इन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर पाएंगे अपनी एयरफोर्स में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।